गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंटल स्टडी एंड टीचिंग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम 4th यूनिट प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने इसकी विषय वस्तु, उसके विभिन्न विषय प्रकरण क्या हो सकते हैं, वो पर्यावरण अध्ययन क्या है और बालक की अवधारणाएं किस तरह से बनती हैं, हमने इन 3 यूनिट्स का अध्ययन कर चुके हैं कि बालक किस तरह से बालक के विकास में पर्यावरण अध्ययन सहयोग करता है। आज हम देखने वाले हैं जो एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पार्ट है, वह है योजना निर्माण। क्योंकि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है कि उसकी पूर्व तैयारी इस तरह से की जाए कि कक्ष के अंदर जब शिक्षक जाता है तो बालक को बिना किसी व्यवधान के जो विषय वस्तु समझाना चाहता है, यानी कि बालक में जिस तरह के परिवर्तन वो करना चाहता है वह सुगमता से उसमें हो जाए, अर्थात पाठ्य योजना का निर्माण। क्योंकि एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है कि प्रभावी और रोचक पाठ्य योजना का निर्माण करें। पाठ्य योजना क्या है? पाठ्य योजना जो शिक्षण कार्य करने से पूर्व, कक्ष में जाने से पूर्व जो शिक्षक के द्वारा तैयारी की जाती है कि कौन सी विषय वस्तु उसे पढ़ानी है, कौन सी शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ानी है, कौन से उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का संकलन करना है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु बालक तक पहुंचाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है, कौन से सहायक सामग्री का उपयोग करना है, किस तरह से बालक का मूल्यांकन करना है कि उसे वो बात समझ में आई है या नहीं आई है, या जो परिवर्तन हम बालक में चाहते हैं वो परिवर्तन हुए हैं या नहीं। इन सब को पूर्व में ही निर्धारित करने के लिए एक योजना का निर्माण किया जाता है, उसे ही पाठ्य योजना कहते हैं या योजना निर्माण कहते हैं। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए अनिवार्य है कि एक अच्छी और उत्तम कहना चाहिए क्वालिटी की पाठ्य योजना का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो पाठ्य योजना के लिए जो है, एक तरह से कहा जाए, अगर सामान्य शब्दों में पाठ्य योजना कहें, सामान्य शब्दों में किसी हम शिक्षा शास्त्री की या किसी विद्वान की हम परिभाषा को कोट नहीं कर रहे हैं, एक समझने के लिए हम शब्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो पाठ्य योजना वह साधन है जिसके द्वारा एक शिक्षक कक्ष में जाने से पूर्व कौन सी किन उद्देश्यों की प्राप्ति होनी है, उसके लिए कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए, शिक्षण विधि शिक्षण
विधि सहायक सामग्री मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए का निर्धारण कर शिक्षण कार्य को रोचक व प्रभावी बना सकता है। ठीक है ना। यानी कि वह एक शिक्षक के हाथ का वह साधन है जिसके अंदर वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी विषय वस्तु, कौन सी शिक्षण विधि, कौन सी सहायक सामग्री, किस तरह का मूल्यांकन के द्वारा अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना सकता है, उसे ही हम जो कहेंगे पाठ योजना कहेंगे। पाठ योजना निर्माण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका कि एक शिक्षक को ध्यान रखना अनिवार्य है पाठ योजना का निर्माण करते समय। तो सबसे पहले है कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या, पर्यावरण की पाठ्यचर्या यानी कि पर्यावरण विषय की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, किसी अन्य विषय का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि पर्यावरण विषय का ही पाठ्य योजना को पाठ्यचर्या को चुना जाए। फिर बाद में है उद्देश्य। किसी भी पाठ्य योजना को सफल या उसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए या उसकी विषय वस्तु का संकलन करने के लिए या अपने लक्ष्य तक जाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक है उद्देश्य, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह जो दूसरी बात है वह उद्देश्य है। विषय वस्तु का चुन लें, उसके बाद हम उद्देश्य निर्धारित करें कि कौन से उद्देश्य इसके माध्यम से हमें पूर्ण करने या उद्देश्य लेकर चलें, तो उसके अनुकूल हमें विषय वस्तु का चुनाव करना चाहिए। फिर सीखने के तरीके या शिक्षण विधि, शिक्षण विधि कि बच्चे कैसे सीखेंगे उसकी एक रूपरेखा या शिक्षण विधि का निर्धारण करना चाहिए। यानी कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं उसके लिए उचित शिक्षण विधि का चुनाव शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुरूप पाठ्य योजना का निर्माण होगा। फिर बाद में है अवधारणा। बालक की अवधारणा का निर्माण कैसे होगा, इस चीज के समस्त उपाय या संसाधन उसमें उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बालक उसके बारे में पहले से क्या जानता है और किस तरह से उसे नवीन ज्ञान को उपलब्ध कराया या सिखाया जा सकता है। उसके बाद आता है उपलब्ध संसाधन। कौन कौन से संसाधन अभी बालक के पास उपलब्ध हैं या अध्यापक के पास जो वो योजना का निर्माण कर रहा है, उसमें उसे इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से संसाधन हैं जो उसके पास उपलब्ध हैं और उनका उपयोग करके वो एक प्रभावी और रोचक पाठ्य योजना का निर्माण कर सकता है। अर्थात पाठ्य योजना जब वो बनाएगा तो उसे अपने पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू चलाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसे कार्य करने होंगे, इस चीज को उसे ध्यान में रखना है। फिर संबंधित गतिविधियां,
संबंधित गतिविधियां, क्योंकि जो विषय वस्तु है उसको पूर्ण करने के लिए उससे संबंधित या उसको समझाने के लिए कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसका हम वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं और बालकों को उसमें भागीदार बनाकर और सीखने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर बाद में है मूल्यांकन के तरीके। मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, प्रयोग के माध्यम से किया जाएगा, प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा या अन्य कोई तरीका है जिससे कि हम बालक का मूल्यांकन करेंगे, ये चीज़ हम पहले से निर्धारित करके चलेंगे। फिर बाद में है सत्र के संभावित कार्य दिवस और कालांश। सत्र के संभावित कार्य दिवस व कालांश, यानी कि एक सत्र में उसे कितने कार्य दिवस मिलेंगे और कितने कालांश उसको मिलेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रख कर ही वह विषय वस्तु का विभाजन करेगा और उसके अनुकूल पाठ योजना उसे निर्मित करनी होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। अब यहाँ देखना है कि जो हम पाठ्य योजना का निर्माण बालक के लिए करते हैं वह अधिगम आधारित योजना से बालक में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, तो बालक में कौन से परिवर्तन, बालक में आने वाले परिवर्तनों को हमें ध्यान में रखना है। यानी कि इस बात पर भी ध्यान रहे कि हमें पता हो, मतलब कि पाठ्य योजना निर्माण के माध्यम से बालक में किस तरह से परिवर्तन आते हैं और क्या परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जब तक पाठ्य योजना का निर्माण नहीं होता तो हम रैंडमली कुछ भी पढ़ाते हैं और जब हम बिना किसी तैयारी के बिना किसी प्लानिंग के अगर जब पढ़ाते हैं तो निश्चित है कि हमारे पास में जो विषय वस्तु है उसको एक दिशा की तरफ ले चलना मुश्किल हो जाता है। कभी हम इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। इसीलिए ऐसे में जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो परिवर्तन बालक में नहीं आता। परिवर्तन का मतलब कि जो विषय वस्तु हम सिखाना चाहते हैं वह चीज़ सही ढंग से बालक नहीं सीख पाता है। इसीलिए अनिवार्य है कि एक सही दिशा बालक को प्राप्त हो। तो परिवर्तन के लिए अनुभवों से सीखने की योजना, यानी कि जब हम योजना बनाते हैं तो उसके माध्यम से बालक अनुभवों से सीखने की जो है वह सीख सकता है, क्योंकि हमने पूर्व में योजना बना ली है तो निश्चित है कि बालक को हमें पता होता है कि किस तरह से अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं। इसीलिए जो परिवर्तन आता है वह अनुभवों से सीखने की जो प्रवृत्ति है उसका बालक में विकास होता है। फिर है बालक को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। बालक की सक्रिय भागीदारी निश्चित, बालक की सक्रिय भागीदारी निश्चित करती है। यानी कि ये जो योजना है वह बालक की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इसीलिए इसका निर्माण इस तरह से हो कि बालक की सक्रिय भागीदारी उसमें निरंतर रूप से बनी रहे। फिर रोचक, रुचिकर होती है। यानी कि इसमें जो परिवर्तन आता है, जो बालक में परिवर्तन आता है उसके पीछे कारण होता है कि वह एक रोचक होती है, क्योंकि बालक के लिए उसमें रुचिकर सभी संसाधन, मतलब कि बालक की रुचि के अनुसार गतिविधि या क्रियाएं होती हैं जो कि बालक में परिवर्तन को सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक ला सकती हैं। अगली बात, इसमें जो इस परिवर्तन का जो माध्यम या आधार है वह उसमें होता है भौतिक वस्तुओं के साथ युक्ति शामिल।
भौतिक वस्तुओं के साथ युक्ति शामिल। यानी कि योजनाओं में जो बालक में परिवर्तन लाने का जो माध्यम है वह है भौतिक वस्तुओं के साथ युक्ति लगाने की जो एक शिक्षा है वह बालक को प्राप्त होती है कि मतलब कि कोई भी संसाधन है उसको किस तरह से युक्ति लगाकर युक्तिपूर्ण तरीके से यानी कि किस टेक्निक से किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वो परिणाम हमको प्राप्त हो या जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वो बालक आसानी से सीख जाए। यानी कि किसी भी चीज़ का युक्तिपूर्ण तरीके से सीखने की जो आदत है उसका निर्माण यहाँ पर बालक में हो सकता है योजना के माध्यम से। फिर है उत्सुकता। या जिज्ञासा। बालक में जिज्ञासा या उत्सुकता के निर्माण में ये योजना बहुत योगदान करती है। इसीलिए जब हम ये जो है बालक की उत्सुक प्रवृत्ति का निर्माण करने में सहयोग। फिर है चुनौती। चुनौती का तत्व मौजूद, ठीक है ना। इसके अंदर चुनौती का तत्व मौजूद होता है यानी कि बालक विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करना और उनके साथ में कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उनको वो विकसित कर सकता है। यानी कि पाठ्य योजना में बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से चलती है कि वो अनुभवों के द्वारा सीखकर परिवर्तन करता है, सक्रिय भागीदारी के साथ वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है यानी किसी चीज़ को सीखता है, रोचक वातावरण निर्मित होता है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन में सहयोगी है, भौतिक वस्तुओं के साथ युक्ति लगाकर यानी कि उसमें किस तरह से कार्य को कर सकता है उस युक्ति लगाने की जो क्षमताएं हैं उसका विकास होता है। उत्सुकता जो क्या है जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति का विकास होना है वो योजना के माध्यम से बालक में विकास करके और उसमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। और चुनौतियों का तत्व क्योंकि चुनौतियाँ किस तरह से बाधाएं पार की जा सकती हैं इस को सिखाने में या इसकी जो कौशल है इसके विकास में सहयोग प्राप्त। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। पाठ योजना या योजना के योजना से क्या अभिप्राय है। योजना निर्माण में ध्यान देने योग्य बातों व व्यवहार में वर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, योजना से क्या अभिप्राय है, योजना निर्माण में ध्यान देने योग्य बातों व व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुख पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।